आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अपन बात करते हैं आयनन की मात्रा अल्फा। देखो रासायनिक साम्य में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, वियोजन की मात्रा अल्फा, है ना। यहाँ पे वही सेम चीज है, सिर्फ नाम क्या हो गया है, यहाँ पे आयनन की मात्रा नाम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयनन हो रहा है, वहां पे वियोजन हो रहा है। वियोजन में सामान्यतः आयन्स नहीं बनते हैं, आयनन में आयन्स बन रहे हैं, इसलिए अपन इसको यहाँ पे नाम थोड़ा सा परिवर्तित करके इसको आयनन की मात्रा यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। आयनन की मात्रा क्या होगी? एक मोल या इकाई सांद्रता में से वियोजित मोल या सांद्रता किसी भी अभिकारक की, है ना, वही क्या कहलाएगी? उसकी आयनन की मात्रा अल्फा कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना भाई इधर, जैसे एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल है, ये अपने को पता है वियोजित होगा किसमें? एसिटेट आयन और H प्लस आयन में, और इसका साम्य स्थिरांक आपको दिया गया है Ka, यानी इस अम्ल का वियोजन स्थिरांक आपको दिया गया है Ka। ठीक है, अब मैं आपको वही चीज बोलूं कि भाई प्रारंभ में टाइम t बराबर 0 पे मैंने इसकी सांद्रता ली C, ठीक है ना, इनकी सांद्रता 0 क्योंकि प्रारंभ में ये उपस्थित नहीं होंगे। अब ये वियोजित होगा, ठीक है ना, इसमें भी क्या आएगी? साम्य अवस्था आएगी, है ना। और साम्य अवस्था पे अगर इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा है, ठीक है ना, तो कितना वियोजित होगा ये? इसके वियोजन की मात्रा आपको दी गई है, इसके आयनन की मात्रा आपको दी गई है, अल्फा है, ठीक है ना, तो C में से कितना वियोजित होना चाहिए? तो एक चीज यहां पे देखो, अगर वियोजित मोल या सांद्रता निकालनी है तो क्या करें? आयनन की मात्रा को किससे गुणा कर दो? प्रारंभिक सांद्रता से गुणा कर दो। बोलो बेटा प्रारंभिक सांद्रता कितनी है यहाँ पे? C, है ना, तो ये C है इंटू जो भी आयनन की मात्रा होगी अल्फा, C इंटू अल्फा क्या होगी? वियोजित मोल या फिर सांद्रता। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो C इसकी प्रारंभिक सांद्रता है, और अगर वियोजन की मात्रा अल्फा है तो ये कितना वियोजित होगा बेटा? C अल्फा वियोजित होगा। इस पे इसको दोबारा ध्यान से देखना, अपन C अल्फा क्यों लिख रहे हैं? अपने को आयनन की मात्रा दी गई है, अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? वियोजित मोल या फिर सांद्रता। अगर मोल दिए गए रहेंगे तो मोल के अनुसार निकाल देंगे, सांद्रता दी है तो सांद्रता के अनुसार। ठीक है, ये C अल्फा कैसे आया? देखो प्रारंभिक सांद्रता मेरे को पता है, वियोजन की मात्रा मैं आपको बोल रहा हूं कि अल्फा है, ठीक, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि वियोजित मोल या सांद्रता बताओ मेरे को। तो आप वियोजित मोल या सांद्रता कैसे निकालोगे? प्रारंभिक सांद्रता गुणा अल्फा। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? C, और गुणा अल्फा। तो C अल्फा क्या हो गया? जितना भाग उसका वियोजित हो रहा है, जितने मोल या जितनी सांद्रता उसकी वियोजित हो रही है, वो क्या होगी? C इंटू अल्फा, है ना। प्रारंभिक कितनी थी? C, तो बचेगा कितना बेटा साम्यावस्था पर? C में से C अल्फा वियोजित हो गया, है ना, तो कितना बचेगा? C माइनस C अल्फा। अब आप मेरे को बड़ी आसानी से बता सकते हो कि अगर ये C अल्फा मोल अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना, या C अल्फा सांद्रता अभिक्रिया कर रही है, तो बताओ इसकी सांद्रता कितनी बनेगी? तो आप बोलोगे 1:1 का अनुपात है, 1:1 है, इसके 1 से 1 बनता है, तो C अल्फा से कितना बनेगा बेटा? C अल्फा बनेगा, है ना। H प्लस भी कितना बनेगा? C अल्फा से C अल्फा ही बनेगा। क्लियर है बात सभी को, है ना। तो ये वियोजन की मात्रा है। इसके आगे अपन फिर वही चीजें, अगर मान लो मेरे को इनकी सांद्रता आपको निकालनी है ना, और आपको Ka दिया गया हो, तो फिर Ka कैसे लिखोगे इसके लिए? Ka बराबर एसिटेट आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है ना, बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता। ये हो गया बेटा, ठीक है ना। इनका मान अगर उठा के रखूं मैं, तो बताओ Ka बराबर एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी है बेटा? C अल्फा इंटू H प्लस आयन की सांद्रता C अल्फा, बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता, बची हुई सांद्रता साम्य पर कितनी है बेटा? C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया C, यहां से C कॉमन आ जाएगा, तो एक C को मैं काट दूं, इधर क्या बचा? C अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब यहां पे दो चीजें अननोन है आपके पास। C अपने को पता था, है ना, अगर Ka दिया हुआ है तो अपन अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक, और अल्फा पता हो तो Ka निकाल सकते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, आपको यहाँ पे Ka दिया होता है ना, अम्ल का वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक आपको दिया हो तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा का मान उठा के वापस यहाँ पे रखेंगे तो साम्य पर सभी की सांद्रताएं आ जाएंगी। क्लियर है बात सभी को, है ना। अल्फा का मान आते ही साम्य पर सभी की सांद्रताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, और साम्य पर सभी की सांद्रताएं आपको प्राप्त हो गई तो अपन को जो भी क्वेश्चन में फर्दर पूछा जाएगा अपन उसकी बात आसानी से कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे इस चैप्टर में अपन पूरी कहानी किसकी गाएंगे? पीएच निकालो, पीएच निकालो, पीएच निकालो, है ना। तो पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा? H प्लस चाहिए। H प्लस चाहिए तो फिर क्या चाहिए? C अल्फा चाहिए। अल्फा यहां से मिल गया, C पहले से पता था, H प्लस मिल गया, तो पीएच निकालने के लिए क्या करते हैं? ऋणात्मक लोग ही तो लेना है
है ना। यही कहानी सारे चैप्टर में गाएंगे अपन, है ना, अलग अलग केसेस बनाकर। ठीक, तो ये अपना बेसिकली अपन रासायनिक साम्य वाली चीजों को ही कैसे यूज करेंगे, ये अपना उसका तरीका हो गया। इसके अलावा कुछ और चीजें यूज करेंगे, वो अपन धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है बेटा, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस अपन देखते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि MgCl2 के विलयन में मोलर सांद्रता इतनी है, MgCl2 की इसके विलयन में मोलर सांद्रता आपको दी गई है, तो विलयन में Cl माइनस की ग्राम आयन प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहली चीज, ग्राम आयन का मतलब क्या होता है? ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ऐसे ही ग्राम आयन आपको सभी को पता है। ये क्या है? बेसिकली ये मोल ही है। यानी कि ग्राम आयन प्रति लीटर का मतलब क्या हो गया? मोल प्रति लीटर, यानी कि मोलर सांद्रता ही अपने को बतानी है। किसकी? क्लोराइड आयन की मोलर सांद्रता अपने को बतानी है। ठीक है। कंपाउंड कौन सा घोला अपन ने MgCl2 घोला भाई। MgCl2 सबसे पहली चीज, MgCl2 एक प्रबल अपघट्य है या दुर्बल अपघट्य है? तो आंसर इज ये एक लवण है, और लवणों को अपन कैसा बोल रहे हैं? प्रबल अपघट्य बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये किस प्रकार वियोजित होगा बेटा? Mg+2 N2Cl-। क्लियर है बात? इसकी मोलर सांद्रता अपने को पता है 3 × 10⁻³ दी हुई है अपने को, इतना मोल प्रति लीटर है। अगर मैं आपसे क्लोराइड आयन की सांद्रता पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर ये पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है, इसके एक से ये 2 मोल बनते हैं, तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 2 गुणा जितनी मोलर सांद्रता किसकी है? MgCl2 की है। कितना हो गया ये? 6 × 10⁻³ ग्राम आयन प्रति लीटर या फिर मोल प्रति लीटर। तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात सभी को, है ना। डायरेक्टली कैलकुलेट क्यों कर पाए? क्योंकि ये क्या था? एक प्रबल अपघट्य था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि 10⁻² मोलर HCN विलयन में H+ आयन की सांद्रता अपने को दी गई है, इतनी हो, 10⁻³ मोलर हो, तो इसके आयनन की मात्रा अल्फा अपने को बतानी है और विलयन की पीएच अपने को बतानी है। अब HCN क्या है? HCN एक दुर्बल अम्ल है, तो ऑब्वियसली ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। H+ और Cn- साइनाइड आयन में ये वियोजित होता है। ठीक है भाई। प्रारंभिक सांद्रता अपने को पता है कितनी ली गई है इसकी? 10⁻² मोलर ली गई है। ठीक, ये क्या है? 0 है। और अपने को बताना क्या है? आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा कैसे बताएं बेटा? आयनन की मात्रा मान ली मैंने अल्फा है, तो बताओ ये साम्य पर कितना वियोजित होगा? अपन सीख चुके हैं, अगर अल्फा वियोजन की मात्रा है तो सी में से C अल्फा वियोजित होता है। तो ये क्या है? ये अपना प्रारंभिक सांद्रता C है। कितना वियोजित होगा इसमें से? C अल्फा माइनस C इंटू अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है बेटा? इसके वियोजन की मात्रा। बताओ अगर ये इतना वियोजित हो रहा है तो H+ कितना बनेगा? 1 से 1 यानी कि 10⁻² अल्फा, है ना। Cn- भी कितना बनेगा? 10⁻² इंटू अल्फा। अपने को अब अल्फा निकालने के लिए बेटा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इसी के विलयन में अपने को दिया गया है H+ आयन की सांद्रता इतनी है, 10⁻³ मोलर है। ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि 10⁻² मोलर जो है H+ आयन की सांद्रता 10⁻² इंटू अल्फा जो है, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए बेटा? 10⁻³ के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा कितना आ गया अपने पास? अल्फा आ गया 0.1। तो ये इसके आयनन की मात्रा हो गई। या मान लो अगर प्रतिशत आयनन पूछा जाता आपसे, तो इसको 100 से गुणा करते, प्रतिशत आयनन कितना हो जाता? 10% हो जाता। क्लियर है बात सभी को, है ना। तो इस प्रकार अपन आयनन की मात्रा बता सकते हैं। दूसरा, विलयन की पीएच। विलयन की पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेकेंड पार्ट, विलयन की पीएच होती है -log(H+). तो पीएच निकालने के लिए कुल मिला के क्या चाहिए अपने को? H+ आयन की सांद्रता क्या अपने को पता है? डायरेक्टली दी हुई है। तो H+ आयन की सांद्रता बेटा आपको दी गई है, 10⁻³ मोलर है। तो बोलो पीएच कितनी हो गई? डायरेक्टली 3। सीखा था अपन ने कि अगर H+ आयन की सांद्रता 10⁻x है ना, उस विलयन के पीएच, इसका ऋणात्मक लोग लेना है तो डायरेक्टली x लिख दो। तो यहां 10⁻³ है, तो पीएच कितनी हो जाएगी? 3। अगर आप चाहो तो ये मान उठा के यहां पे रख सकते हो और इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देख सकते हो। फाइनली आंसर आपका क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो इस टाइप से अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अपन आंसर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो आयनन की मात्रा अपन सीख चुके हैं बेटा, आयनन की मात्रा कैसे यूज करनी है, अल्फा कैसे यूज करना है ना। उसके बाद आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। ठीक है ना, कि आयनन की मात्रा जो अल्फा है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, अपन उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहली चीज तो अपन पहले ही बोल चुके हैं भाई, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य की
प्रकृति। ठीक, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर कैसे निर्भर होगा? अपने को पता है वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। ठीक है ना, एक प्रबल है और एक क्या है, दुर्बल है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा बेटा? प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान कितना होगा बेटा? अल्फा बराबर होगा 1। या प्रतिशत में बात करें, ठीक है ना, प्रतिशत में बात करें, प्रतिशत अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 100% होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो हमेशा ही पूर्णतः आयनित रहेगा। प्रबल में कौन कौन? जो प्रबल अम्ल हैं, प्रबल क्षार हैं और सारे के सारे लवण, तो उनको हमेशा क्या मानना है अपने को? पूर्णतः आयनित मानना। उसमें अल्फा का मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। लेकिन जो दुर्बल अपघट्य होंगे, है ना, दुर्बल अपघट्यों के लिए अल्फा का मान क्या होगा बेटा? 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि दुर्बल अपघट्य जो हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। दुर्बल अपघट्यों के लिए अल्फा का मान क्या होगा? 1 से कम होगा। क्लियर है बात? तो प्रबल के लिए तो हमेशा ही 1 है, यानी इसके अल्फा को प्रभावित करने वाले कोई कारक है ही नहीं। अल्फा का मान 1 से अधिक हो नहीं सकता, है ना। अल्फा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। कैसे? अल्फा की परिभाषा के अनुसार। अल्फा की परिभाषा क्या है कि 1 में से जितने मोल वियोजित होते हैं, तो 1 में से अधिकतम कितने वियोजित हो सकते हैं? 1। यानी अल्फा का अधिकतम मान 1, या प्रतिशत में बात करूं तो 100%। 1 से अधिक तो कभी हो नहीं सकता, और इसके लिए ऑलरेडी 1 है, तो प्रबल अपघट्य के लिए हमेशा अल्फा का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। तो जो भी प्रभावित करने वाले कारक है वो बेसिकली किसको प्रभावित करेंगे? दुर्बल अपघट्य की अल्फा को प्रभावित करेंगे, क्योंकि दुर्बल अपघट्य का अल्फा क्या होता है? 1 से सामान्यतः कम होता है। अब ये अलग अलग दुर्बल अपघट्यों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना। दूसरी चीज जो निर्भर करती है, जिस पे निर्भर करता है अल्फा, वो है जो विलायक अपन यूज कर रहे हैं उस विलायक की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति पर बेटा कैसे निर्भर करता है? विलायक की एक प्रॉपर्टी होती है उसका परावैद्युतांक, है ना। परावैद्युतांक किसको बोलते हैं, इसको समझना एक बार। भाई कोई भी दो विपरीत आवेश है, ठीक, तो अपने को पता है विपरीत, 1+1 माइनस है, तो इनमें क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा, है ना। विलायक का परावैद्युतांक का क्या काम है? किसी भी विलायक जिसका परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा, ये इनके आकर्षण बल को उतना ही कम कर देता है। अगर दो आवेशों को आप हवा में रखो, मान लो कुछ दूरी पर, और उन्हीं को जाके तेल में डालो, उन्हीं को जाके पानी में डालो, तो अलग अलग जगह पे इनका आकर्षण बल जो है इनके बीच में वो आपको अलग अलग मिलेगा। ये किस कारण मिल रहा है? जो विलायक अपन यूज कर रहे हैं उसके परावैद्युतांक के कारण। ठीक है ना। तो विलायक का परावैद्युतांक जिसका अधिक होता है, अधिक परावैद्युतांक, अधिक परावैद्युतांक, जनरली इसको म्यू से डिनोट करते हैं, वाले विलायक में अल्फा का मान अधिक होता है, यानी कि अधिक आयनन हो सकता है, अधिक होता है। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल अपन यहां पे मेनली किस विलायक की बात करेंगे? H2O की। सब कुछ जलीय विलयन में चल रहा होगा। H2O का जो परावैद्युतांक होता है वो बेटा सबसे ज्यादा होता है, इसका परावैद्युतांक होता है 81। यानी कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वैद्युत अपघट्य है ना, पानी में बहुत आसानी से आयनित हो सकता है, कारण उसका इसका परावैद्युतांक जो है बहुत ही अधिक होता है ना। भारी जल D2O का परावैद्युतांक होता है 79, इससे थोड़ा सा कम होता है, H2O से थोड़ा सा कम होता है। कोई और एग्जांपल, जैसे बेंजीन है, C6H6, बेंजीन का परावैद्युतांक होता है बेटा 2.5। ठीक है ना। कोई और विलायक मान लो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका परावैद्युतांक बेटा 0 होता है। ठीक है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई जैसे मैं NaCl की ही बात करूं, अपन NaCl को प्रबल अपघट्य बोल रहे हैं, है ना। इस बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी है कि प्रबल अपघट्य अपन ने किस आधार पर बोला है? उसमें H2 में घुलने की क्षमता, H2 में घुलने की और उसके आयनों में टूटने की क्षमता के आधार पर अपन बोल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि NaCl यहां पे प्रबल है तो वो यहां पे पूर्णता आयनित है, प्रबल है तो बेंजीन में भी पूर्णता आयनित रहेगा, है ना। अपघट्य की परिभाषा अपन हर जगह पे किसका आधार पर दे रहे हैं? पानी के आधार पर। ठीक है ना। जो पूर्णतः आयनित हो रहा है पानी में वो प्रबल है, जो आंशिक रूप से आयनित हो रहा है पानी में वो दुर्बल है। ठीक है ना।
अन्य विलायकों के परावैद्युतांक आपको दिए गए हैं, तो जिसका परावैद्युतांक जितना कम होगा उसमें किसी भी वैद्युत अपघट्य या किसी भी पदार्थ के आयनित होने की संभावना उतनी ही कम होगी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, तीसरा फैक्टर क्या है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक जो है बेटा वो है तापमान। तापमान कैसे प्रभावित कर सकता है अल्फा को? नंबर 3 पे है तापमान, टेम्परेचर। ठीक है ना? तापमान कैसे प्रभावित करता है बेटा? किसकी बात कर रहे हैं अपन? यहां पे आयनन की बात कर रहे हैं कि कोई भी दुर्बल अपघट्य है, मान लो एसिटिक अम्ल है या अमोनिया है ना, जो भी दुर्बल अपघट्य है वो क्या हो रहा है यहां पे बेटा? आयनित हो रहा है, एसिटेट आयन और H+ आयन। तो ये क्या अभिक्रिया है? एक आयनन अभिक्रिया है ना? दो विपरीत आवेश में टूट रहा है। कैसे एक्सपेक्ट करते हो ये अभिक्रिया उष्मा शोषी होनी चाहिए या उष्मा क्षेपी होनी चाहिए? अपन तोड़ रहे हैं, दो विपरीत आयनों में अलग अलग कर रहे हैं, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी या ऊर्जा मिलेगी अपने को? तोड़ने में तो ऊर्जा लगती है। तो ये आयनन प्रक्रम जो है, आयनन प्रक्रम सामान्यतः क्या होती है बेटा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अपने को पता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर तापमान बढ़ाया जाए, है ना, तापमान अगर बढ़ाया जाए तो फिर अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। कैसे? तापमान बढ़ाया, है ना, लासातली के नियम के अनुसार तापमान बढ़ाया तो अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर तापमान वापस कम हो जाए। कम किधर होगा? जिधर ऊष्मा का अवशोषण हो जाए। यानी कि कौन सी दिशा हुई बेटा? ऊष्मा शोषी वाली दिशा। ऊष्मा शोषी कौन सी दिशा है इसकी? अग्र दिशा, है ना। और अगर ये अग्र दिशा में अभिक्रिया जाएगी तापमान बढ़ाने पर, कब जाएगी ये? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर ये अग्र दिशा में जा रही है तो अग्र दिशा का मतलब अल्फा बढ़ा या कम हुआ? ठीक है ना। तो ये चीज पहले सीख चुके हैं अपन। अग्र दिशा का मतलब अल्फा बढ़ता है। तो मैं बोल सकता हूं कि तापमान बढ़ाने पर आयनन की मात्रा अल्फा का मान बढ़ता है। अल्फा का मान बढ़ता है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना। यानी कि उच्च तापमान पर आयनन ज्यादा होगा, निम्न तापमान पर आयनन कम होगा। तो ये तीसरा फैक्टर है जिसपे अल्फा निर्भर करता है बेटा। ठीक है ना। इसके आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसकी बात करते हैं अपन। तो आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट फैक्टर है बेटा तनुता। ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे। तनुता, और ये किस नियम के आधार पर अपन ने एक्सप्लेन करेंगे? ये ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के आधार पर। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, तनुता का नियम। ठीक है ना। इस नियम के आधार पर अपन तनुता का प्रभाव समझाएंगे। बेसिकली ये नियम ही क्या करता है? ये तनुता का प्रभाव अपने को समझाता है। अब पहली चीज अपन तनुता की बात कर लेते हैं, है ना। काफी लोगों को पता होगी तनुता, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं मैं। तनुकरण या तनुता या फिर डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा मतलब यह है कि एक विलयन है आपके पास, उसमें आपने कुछ घोल रखा है। अगर इस विलयन में आप शुद्ध जल मिला रहे हो, शुद्ध विलायक मिला रहे हो, ठीक है ना, शुद्ध विलायक मिला रहे हो, तो क्या होगा? विलयन क्या होगा? तनु होगा। ठीक है ना। यानी कि आप विलायक की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो और विलय की मात्रा एज इट इज रख रहे हो, तो विलयन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया, है ना, तनु हो गया। यानी कि विलयन को तनु करने पर सिर्फ आयतन बढ़ेगा, विलयन की सांद्रता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। सांद्रता मतलब मोलरता या नॉर्मलता, जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं वो क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है भाई। तो ये तो है तनुता का मतलब, डाइल्यूशन का मतलब। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम क्या है? देखो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो एसिटिक अम्ल है, एक दुर्बल अपघट्य है, ठीक। ये वियोजित हो रहा है किस प्रकार से? एसिटेट आयन और H+ आयन में। और इसका Ka का मान आपको जो भी दिया गया है, Ka का मान सामान्यतः बहुत कम होता है इसके लिए। Ka का मान होता है इसके लिए 1.8 इंटू 10⁻⁵ तो 10 की घात -5, है ना। एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था रासायनिक साम्य में, यदि अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक बहुत ही छोटी संख्या हो, यदि अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक बहुत ही बड़ी संख्या हो, इनका क्या मतलब होता है ना। तो एक बार ये क्विकली जाके अपने नोट्स रिवाइज करें और पता लगाएं कि इसका मतलब क्या होता है, कि साम्य स्थिरांक इतना कम है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अपन बात करते हैं। ठीक, मान लो प्रारंभ में मैं बोलूं आपको सांद्रता इसकी सी ली और इसके वियोजन की मात्रा है अल्फा, ठीक।
तो जल्दी से बताओ बेटा कितना वियोजित होगा ये। अगर इसके वियोजन की मात्रा अल्फा है साम्य पर तो कितना वियोजित होगा, सी अल्फा वियोजित होगा। क्लियर है बात। अगर ये सी अल्फा वियोजित हो रहा है तो बेटा ये कितना बनेगा, सी अल्फा ही बनेगा। ये कितना बनेगा, सी अल्फा ही बनेगा, क्योंकि एक मोल से एक मोल, एक मोल से एक मोल, रस समीकरण मिति का कहीं पे उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है भाई, ये हो गया साम्यावस्था पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ के ए का मान आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे कि सर के ए लिखो आप एसिटेट आयन की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता, क्योंकि साम्य स्थिरांक है ये तो एक तरह का, वो ऐसे ही लिखा जाता है। बताओ एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा H प्लस, और ये कितना है सी इंटू सी माइनस सी अल्फा। तो सी कॉमन लेके मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो एक सी से एक सी कैंसिल, क्या बच गया बेटा, ये सी अल्फा स्क्वायर अपॉन के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को बेटा, है ना। यहां तक ये सारी चीजें अपन कहां पे करते आए हैं, रासायनिक साम्य में भी करते आए हैं। ठीक, अब यहां से आगे अब एक चीज ध्यान देना, मैं आगे इस पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है ना, पेज खोलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर किसी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, ये साम्य स्थिरांक ही है बेटा, है ना, इसको आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक बोल रहे हो, यदि अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक बहुत ही छोटी संख्या हो, 10 की घात -3 से छोटी संख्या हो, तो इसका मतलब है साम्य स्थिरांक सामान्यतः होता क्या है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, और इसका मान अगर बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इनकी सांद्रता बहुत ही कम है, इसकी सांद्रता बहुत ही ज्यादा है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता की तुलना में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। कब हो सकती है ज्यादा, जब जितना अभिकारक आपने लिया उसमें से बहुत ही कम मात्रा में ये उत्पाद में परिवर्तित हो। एम आई राइट, ठीक है ना। दोबारा सुनो, अगर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक बहुत ही कम है, इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादों की सांद्रता बहुत ही कम होनी चाहिए, अभिकारक की बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। तो जितना भी अभिकारक आपने लिया उसमें से जो अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी इनकी सांद्रता कम हो सकती है, इसकी सांद्रता ज्यादा हो सकती है। अर्थात मैं ये बोलूं कि इस अभिकारक के वियोजन की मात्रा या इसके आयनन की मात्रा क्या है, बहुत ही कम होगी। ठीक है ना। यदि तो यहां पे यदि आयनन स्थिरांक का मान बहुत कम हो तो आयनन की मात्रा भी सामान्यतः बहुत कम होती है, बहुत कम होगी। क्लियर है बात। अब आयनन की मात्रा अगर अल्फा बहुत कम हुआ, इसका मतलब तो अल्फा का मान 1 से बेटा बहुत ही कम है, यस और नो। अल्फा का मान, क्योंकि 1 क्या है, 1 तो अल्फा का अधिकतम मान है, इसका मान बहुत ही कम है, यानी 1 की तुलना में ही बहुत ही कम होना चाहिए। अगर ये 1 की तुलना में बहुत ही कम है तो मैं 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूं बेटा, लगभग 1 लिख सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि इसका मान नगण्य है, इसको हटा दो, इसको हटाया तो बचा क्या, 1 बचा, यानी 1 माइनस अल्फा का मान क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। इस 1 माइनस अल्फा का मान 1 होते ही अपने पास रिजल्ट क्या आ गया बेटा, यहां से के ए बराबर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर, यस और नो। तो अल्फा का मान कितना हो गया बेटा, के ए बटा सी का अंडर रूट। क्लियर है बात सभी को। तो ये अल्फा का मान किसी भी दुर्बल अपघट्य के लिए अल्फा का मान निकालने का तरीका हो गया कि उस दुर्बल अपघट्य का वियोजन स्थिरांक बटा सांद्रता का अंडर रूट क्या होगा, अल्फा हो गया। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर, अपन बात कर रहे हैं किसकी, तनुता की। अगर विलयन को तनु कर रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर विलयन को सिर्फ तनु किया जा रहा है, यानी तापमान नियत है, सिर्फ तनु किया जा रहा है, सिर्फ आयतन परिवर्तित किया जा रहा है, तो एक चीज बताओ बेटा, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक का मान, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान क्या आयतन पर निर्भर करता है, नहीं करता है, केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। क्या ये के भी एक तरह का साम्य स्थिरांक है, तो आंसर इज यस। तो क्या ये सिर्फ आयतन पर निर्भर करेगा, नहीं निर्भर करेगा। ये कब किस पे निर्भर करता है, ये तापमान पर निर्भर करता है, ये तभी चेंज होगा जब क्या हो, तापमान। तो क्या मैं इसको नियत मान सकता हूं, जी हां बिल्कुल अपन मान सकते हैं। तो अगर इसको नियतांक माना तो अपन क्या बोलेंगे कि जो अल्फा है वो किसके समानुपाती निकला बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी के समानुपाती निकला, जहां पे सी क्या है बेटा,
मोलर सांद्रता, कौन सी, जितनी अपन ने ली। यानी कि अब देखो, अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो अल्फा का मान क्या होगा, कम होगा। किसके लिए बात हो रही है, दुर्बल अपघट्य के लिए। यानी दुर्बल अपघट्य की सांद्रता अगर ज्यादा लोगे तो अल्फा का मान कम होगा, सांद्रता कम लोगे अल्फा का मान ज्यादा होगा। क्लियर है बात। सांद्रता के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे लिखते हैं, सांद्रता लिखते हैं सर मोल बटा आयतन। जी हां, मोल बटे आयतन। सांद्रता क्या होती है, मोलर सांद्रता, मोल बटे आयतन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, मोल बटे आयतन। क्लियर है बात, है ना। सांद्रता की जगह पे मैंने N/V लिख दिया। ठीक, अगर मैं समान मोल ले रहा हूं अलग अलग आयतन पर, है ना, मोल को समान रख दूं कि एक बार मैंने 1 मोल एसिटिक अम्ल मिलाया 1 लीटर में, एक बार 10 लीटर में, एक बार 20 लीटर में, एक बार 50 लीटर में, एक बार 100 लीटर में, सब जगह में 1-1 मोल मिला रहा हूं, लेकिन आयतन में अलग अलग ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ तनुता का प्रभाव देखना है, सिर्फ आयतन का प्रभाव देखना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा जो होगा वो किसके समानुपाती होगा बेटा, √V के समानुपाती होगा। और ये V क्या बता रहा है अपने को, विलयन का आयतन। आयतन कब बढ़ेगा, जब अपन विलयन को तनु करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, बेसिकली इस V को अपन क्या बोल सकते हैं, यही क्या है, विलयन की तनुता है। यानी विलयन को तनु करोगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। विलयन को तनु करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आयतन अगर बढ़ा, √V अगर बढ़ा, ध्यान देना बेटा, √V अगर बढ़ा तो कौन बढ़ेगा, अपना अल्फा, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि विलयन को तनु करने पर, सिर्फ तनु करने पर, सिर्फ आयतन बढ़ा रहे हो आप, मोल को नियत रख रहे हो, तो विलयन को तनु करने पर अल्फा का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं बेटा, ये सिर्फ किसके लिए लागू है, दुर्बल अपघट्य के लिए लागू है। प्रबल अपघट्य के लिए तनुता वगैरह का कोई रोल नहीं है, वो हमेशा अल्फा 1 है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो किसी भी दुर्बल अपघट्य के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि विलयन को तनु करने पर उसके वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये फाइनल कंक्लूजन है किसका, तनुता का, या ओस्वाल्ड तनुता के नियम का। ठीक है बेटा, तो इसको अपन पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना, मैं इस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, आप नोट डाउन कर लो। ठीक, तो इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि अपने को काम आएंगे। ठीक है ना, और ये चीजें अपने को ध्यान भी रखनी है बेटा। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट बोलो, सबसे पहला पॉइंट, अगर अल्फा और सांद्रता को मैं ये करूं, रिलेट करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज किसके लिए बात हो रही है, दुर्बल अपघट्य के लिए। तो दुर्बल अपघट्य के लिए, अपघट्य के लिए पहला पॉइंट, दुर्बल अपघट्य के लिए पहला पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट नंबर ए, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा अल्फा, इसकी सांद्रता के वर्गमूल, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा है, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√C। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट, अगर सिर्फ आयतन या तनुता से रिलेट किया जाए तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा की मात्रा जो है, आयनन की मात्रा जो अल्फा, वो तनुता या विलयन के आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा अल्फा विलयन की तनुता या सिंपली तनुता, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के वर्गमूल के, वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो अब यहां से ये चीज क्लियर बोल सकते हैं अपन कि सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो अल्फा कम होगा, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती है तो तनु करोगे तो अल्फा बढ़ेगा। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, यहां पे अपन तनु करे जा रहे हैं। ठीक, मान लो आयतन को मैं बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, क्या होगा, अल्फा भी बढ़े जाएगा, बढ़े जाएगा, कब तक,
अल्फा का अधिकतम मान क्या होता है? अल्फा का अधिकतम मान होता है 1, है ना, 100%, या फिर अल्फा का अधिकतम मान होता है 1। तो जब आयतन को बहुत ज्यादा कर देंगे अपन, अनंत तनु कर देंगे विलयन को, तो क्या होगा? अल्फा भी क्या हो जाएगा? इसका अधिकतम मान तक पहुंच जाएगा। अल्फा का अधिकतम मान कितना? 1। और 1 अगर हो गया तो अब बताओ बेटा, क्या इसको दुर्बल अपघट्य बोलोगे आप? बोलो अल्फा 1, तो उसका अल्फा 1 का मतलब क्या हो गया? पूर्ण रूप से आयनित हो गया। और पूर्ण रूप से आयनित होने का मतलब क्या हुआ? ये प्रबल अपघट्य की तरह व्यवहार कर रहा है ना। दोबारा सुनो कि जब आयतन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अनंत तनुता पर, अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जो दुर्बल अपघट्य है वो क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। अगर ये पूर्ण रूप से आयनित हो गया तो फिर अनंत तनुता पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा बेटा? प्रबल अपघट्य की तरह। तो तीसरा पॉइंट यहां पे ये लिख सकते हैं कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर दुर्बल अपघट्य के लिए, दुर्बल अपघट्य के लिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाता है। ठीक, 1 हो जाने का मतलब अर्थात दुर्बल अपघट्य, अर्थात दुर्बल अपघट्य एक प्रबल अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा। प्रबल अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। कहां पर करता है बेटा? अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है ना। अदरवाइज उसका अल्फा क्या रहेगा? नॉर्मल अगर वॉल्यूम है तो उसका अल्फा क्या रहेगा? 1 से कम ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर अनंत तनु कर दो विलयन को, ठीक है ना, मतलब आयतन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। इसका अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात ये एक प्रबल अपघट्य की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए बेटा अपने को। देखो क्या क्या चीजें सीखी अपन ने यहाँ पे। एक तो पहली चीज, अगर आयनन स्थिरांक का मान बहुत कम है तो अपन अल्फा को नगण्य मान सकते हैं 1 की तुलना में। ये चीज अपने बार बार काम आएगी बेटा इस चैप्टर में, है ना। ये चीज अपने को बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जहां भी आपके पास स्थिरांक आएंगे के ए के बी, इनका मान हमेशा ही आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है ना। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, उनका मान हमेशा ही क्या मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। और उसके लिए हमेशा ही आप अल्फा को क्या मान सकते हो? नगण्य मान सकते हो। दूसरी चीज, आयतन और सांद्रता, यानी तनुता और सांद्रता का क्या प्रभाव होता है दुर्बल अपघट्य के अल्फा पर। ठीक है ना। तो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती और तनुता के समानुपाती, यानी कि अगर दुर्बल अपघट्य का विलयन अधिक सांद्र हुआ तो अल्फा क्या होगा? उतना ही घटता चला जाएगा। क्लियर है बात सभी को? राधे राधे बच्चों। तो अपन ओस्वाल्ड तनुता का नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब ओस्वाल्ड तनुता नियम के अनुप्रयोग अपन सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक, कि इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन क्या है। ओस्वाल्ड का तनुता का नियम क्या था भाई अपना? ओस्वाल्ड का तनुता का नियम था कि जब भी किसी दुर्बल अपघट्य के विलयन को तनु किया जाएगा, है ना, तो क्या होता है? उसके वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा अल्फा जो है वो बढ़ते जाती है। और अगर आपने आयतन अनंत कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो अल्फा का मान भी कितना हो जाएगा? जो मैक्सिमम हो सकता है। अल्फा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। और अल्फा का मान 1 होने का मतलब है जो अपघट्य है वो क्या हो गया? पूर्णतः आयनित हो गया। पूर्णतः आयनित होने का क्या मतलब हुआ? कि एक प्रबल अपघट्य की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये चीज अपन सीख चुके हैं। अब इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका यूज अपन कहां कहां कर सकते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो पहला, एक क्षारकीय अम्ल की पीएच निकालने के लिए, एक क्षारकीय अम्ल की पीएच की गणना करने के लिए अपन ओस्वाल्ड का तनुता का नियम प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना। एक क्षारकीय अम्ल का मतलब क्या है? पहले इस वर्ड को मैं क्लियर कर दूं। एक क्षारकीय अम्ल मतलब ये क्या है? ये अम्ल है। एक क्षारकीय मतलब ऐसा अम्ल जो केवल एक H+ उत्पन्न करता है, प्रति अणु एक H+ उत्पन्न करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक क्षारकीय अम्ल। ठीक है ना। तो एक क्षारकीय अम्ल, मैं बोल रहा हूं कि एक क्षारकीय अम्ल कुछ इस प्रकार का है आपके पास, Ha, है ना। और ओस्वाल्ड का तनुता का नियम किस पे लागू होता है बेटा? दुर्बल अपघट्य पे लागू होता है। तो ऑब्वियसली ये अम्ल कैसा है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना। और मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ये कुछ इस प्रकार वियोजित होता है, H+ और
ए माइनस, और इसका वियोजन स्थिरांक आपको दिया गया है लेट्स से के ए, है ना। इसका आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक इसका के ए दिया हुआ है अपने को, जो कि क्या है, एक तरह का साम्य स्थिरांक है, केवल और केवल तापमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने लिख ली। ये भी किस प्रावस्था में रहेंगे, ये एक्वस प्रावस्था में रहेगा, ये भी किस में रहेगा, एक्वस प्रावस्था में रहेगा। अब इस विलयन की अपने को क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। ठीक है ना, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता, यानी कि अपने को H प्लस आयन की सांद्रता अगर निकालनी है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस अम्ल की प्रारंभिक सांद्रता C ली अपन ने, है ना, जो विलयन बनाया इस अम्ल का, उसकी प्रारंभिक सांद्रता C थी, ये प्रारंभ में कुछ भी नहीं थे, है ना। और जब साम्य अवस्था स्थापित होगी तो क्या होगा, इसका कुछ वियोजन होगा। मैं बोल रहा हूं कि इसके वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा अल्फा है, तो जल्दी से बोलो बेटा कितना वियोजित होगा फिर, अगर अल्फा है तो सी अल्फा वियोजित होगा, और अगर ये सी अल्फा वियोजित हुआ तो ये कितना बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी क्या बनेगा, सी अल्फा बनेगा। यहां तक कहानी क्लियर है, जैसा अपन ओसवाल्ड के नियम में कर रहे थे वही चीज यहां तक अपन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब इसकी पीएच अगर निकालनी है तो अपने को किसका मान निकालना है, सी इंटू अल्फा का मान निकालना है ना। और कहने का मतलब क्या है, साम्य सांद्रताएं निकालनी है, और क्या दिया हुआ है, साम्य स्थिरांक अपने को दिया हुआ है। अगर ओवरऑल मैं समझू इस अभिक्रिया को, तो एक अभिक्रिया है जिसमें साम्य स्थापित हो रहा है, उसका साम्य स्थिरांक अपने को दिया गया है, प्रारंभिक सांद्रता सी अपने को दी गई है, और अपने को साम्य पर सांद्रताएं बतानी है। ठीक, कैसे करते हैं, के ए का यूज करो, तो के ए को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, बराबर H प्लस आयन की सांद्रता A माइनस आयन की सांद्रता बटे एच ए की सांद्रता, और मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा, तो वही तनुता के नियम के अनुसार ये सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा होगा। ठीक है ना, आप वैल्यूज रखो, सी एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। अब वहां पे अपन ने सीखा था कि जो दुर्बल अपघट्य सामान्यतः होते हैं उनके लिए जो के ए है या क्षार है तो के बी है, उनका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, और यदि के ए का मान बहुत ही कम हो तो जल्दी से बोलो बेटा क्या अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया था, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा जो है वो 1 की तुलना में क्या होगा, बहुत ही छोटी संख्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। क्लियर है बात, क्योंकि अल्फा का मान बहुत छोटा है तो इसको अपन ने क्या कर दिया, नगण्य मान लिया। तो ये कितना बचा, 1 माइनस नगण्य मतलब इसका मान लगभग 0 है ना, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो के ए बराबर क्या बच गया बेटा, के ए बराबर बच गया सी अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा तो 1 हो गया, तो के ए बराबर बच गया अपने पास सी अल्फा स्क्वायर। यहां से जल्दी से बताओ अल्फा कितना आएगा, तो अल्फा आएगा के ए बटा सी और इसका पूरे का अंडर रूट। क्लियर है बात, है ना। यही चीजें अपन किस में सीख रहे थे, तनुता के नियम में सीख रहे थे। ठीक, अब अपने पास अगर अल्फा आ गया, सी अपने को पहले से दिया हुआ था प्रारंभिक सांद्रता, तो क्या अपन H प्लस आयन की सांद्रता बता सकते हैं, जी बिल्कुल बता सकते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी बेटा, अपने को दिया हुआ है सी इंटू अल्फा, और जब मैं अल्फा का मान रखूंगा यहां पे, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, एक सी एज इट इज है, अल्फा का मान है के ए बटा सी, यहां पे अंडर रूट सी है, यहां पे सी है, तो कटेगा, ऊपर क्या बच जाएगा, अंडर रूट सी बच जाएगा, और अंडर रूट के ए ऑलरेडी बचा हुआ है, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता का मान आ गया सी इंटू अल्फा और के ए इंटू सी पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना, तो ये H प्लस आयन की सांद्रता निकालने का बेटा अपने पास फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, ध्यान रखना, किसके लिए, एक क्षारकीय अम्ल के लिए। ठीक है ना, एक क्षारकीय अम्ल के लिए ही ये चीज लागू है। और H प्लस आयन का मान आ गया तो पीएच बड़ी आसानी से बताई जा सकती है। पीएच क्या होती है, पीएच होती है सर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक, तो पीएच बराबर हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है बेटा, के ए इंटू सी, और अंडर रूट का मतलब पावर 1 बटा 2, और अपने को पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी की पावर कहां हो जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है, तो पीएच बराबर क्या हो गया, 1 बटा 2 को मैंने आगे ले लिया। ठीक, और बचा क्या, माइनस लॉग ऑफ के ए इंटू सी। क्या यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, एक के ए है एक सी है, दोनों को अलग अलग कर लो। ठीक है बेटा, तो पीएच बराबर 1 बटा 2 माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ सी। यहां पे भी माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस चल रहा था। ठीक है ना, लॉग एम इंटू एन अगर लिखा हो तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से यहां पे भी माइनस आ गया। ठीक है भाई,
माइनस लॉग ऑफ के को किसी और नाम से बोला जा सकता है क्या? जल्दी से बताओ। अगर पी की पावर में के ए लिखा हो, मतलब पी के ए लिखा हो, तो पी के ए को क्या बोलते हैं अपन? माइनस लॉग ऑफ के ए। तो माइनस लॉग ऑफ के ए को क्या लिख सकता हूं बेटा? मैं पी के ए लिख सकता हूं। और पी के ए अगर इसको लिखेंगे तो पी एच बराबर हो जाएगा 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा अपने पास किसके लिए? डायरेक्टली पीएच निकालने के लिए। किसकी पीएच निकालने के लिए? एक क्षारकीय अम्ल की पीएच निकालने के लिए, जो कि क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, जो कि क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई अम्ल या क्षार आ जाए कि सर हमको तो पता ही नहीं लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, मतलब दुर्बल है कि प्रबल है। तो ये काइंड ऑफ ट्रिक है कि अगर आपको के ए वगैरह दिया गया है किसी अम्ल क्षार के लिए, के ए या के बी दिया गया है ना, इसका मतलब वो 100% दुर्बल है। अगर के ए के बी नहीं दिया गया तो आप उसको प्रबल मान सकते हैं। ठीक है ना? तो एक क्षार के दुर्बल अम्ल की पीएच निकालने का अपने पास ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले में बेटा? एक तो के ए का मान चाहिए। के ए का मान होगा तो पी के ए का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा मान चाहिए किसका? सांद्रता का मान चाहिए। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना? एक यहां पे छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और मैं बोल सकता हूं। ठीक है ना? छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल सकता हूं? देखो, जिस भी अम्ल का अगर अपन यहां पे सामर्थ्यता की तुलना करें के ए के आधार पर, ठीक है ना, सामर्थ्यता की तुलना करें के ए के आधार पर, तो जिस अम्ल का के ए ज्यादा होना चाहिए उसकी उसका अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी या कम होगी? तो अपन बोल सकते हैं कि जिसका के ए ज्यादा है, के ए क्या है? एक तरह का साम्य स्थिरांक है। साम्य स्थिरांक का जितना मान ज्यादा होता है बेटा, उत्पाद की सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि के ए बराबर क्या लिख रहा है? ये उत्पाद की सांद्रता है, नीचे अभिकारक की सांद्रता। अगर इसका मान बढ़ेगा, कहने का मतलब उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी। उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। और जो अम्ल जितना ज्यादा H+ आयन दे सकता है उसकी सामर्थ्यता उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इसको नोट डाल के लिख लेना कि अम्लीय सामर्थ्यता, अम्लीय सामर्थ्यता ये समानुपाती होगी किसके? अम्ल के वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक के ए के। यानी जिस अम्ल का आयनन स्थिरांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उसकी अम्लीय सामर्थ्यता होगी। अगर के ए का मान ज्यादा है बेटा तो पी के ए का मान उतना ही कम रहेगा। यानी कि अम्लीय सामर्थ्यता पी के ए की क्या रहेगी? व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। तो अपन यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी अम्ल के लिए आपको पूछा जाए कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, उन सभी के लिए आपको के ए या पी के ए की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे? के ए की वैल्यू अगर गिवन है तो जिसका के ए सबसे ज्यादा वो सबसे प्रबल, जिसका के ए सबसे कम वो सबसे दुर्बल। अगर पी के ए की वैल्यू गिवन है तो जिसका पी के ए सबसे कम है ना, वो सबसे ज्यादा अम्लीय है, जिसका पीके सबसे ज्यादा वो सबसे कम अम्लीय है। क्लियर है बात? अच्छा, पीके इसके व्युत्क्रमानुपाती क्यों होगा? क्योंकि पीके की पता है अपने को पीके कैसे लिखते हैं? माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है ना? तो अगर मान लो अगर के ए बढ़ रहा है तो लॉग ऑफ के ए का मान भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। लेकिन एक ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो ये संख्या ओवरऑल क्या हो जाएगी? ये संख्या ओवरऑल घट जाएगी। यानी कि के ए का मान ज्यादा होने पर पी के ए का मान क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये चीज हमेशा के लिए अपने को ध्यान रखनी है कि के ए और पी के एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। ठीक है ना? अगर के ए ज्यादा होगा तो पी के ए कम होगा, पी के ए ज्यादा है तो के ए कम होगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना? तो इस प्रकार अपन किसी भी दुर्बल अम्ल की पीएच या उसकी सामर्थ्यता की तुलना अपन आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा दुर्बल अम्ल की पीएच निकालना अपन सीख चुके हैं। सिमिलर वे में अपन दुर्बल क्षार की पीएच निकालना भी सीख सकते हैं। ठीक है ना? कैसे? एक अम्लीय क्षार है। अगेन क्षार कैसा है? एक अम्लीय। एक अम्लीय का मतलब ऐसा क्षार जो प्रति अणु कितने OH- आयन देगा बेटा? आपको एक OH- आयन देगा। ठीक है ना? तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक क्षार है BOH। ठीक, ये कुछ इस प्रकार वियोजित हो रहा है B+ एंड OH- में, और इसका आयनन स्थिरांक आपको दिया गया है KB। ठीक है ना? इसका आयनन स्थिरांक आपको दिया गया है KB है। ठीक है भाई, KB दिया हुआ है आपको, मतलब। और अगर मैं आपको बोलूं कि प्रारंभिक सांद्रता C है,
ठीक, मतलब जो विलयन अपन ने बनाया उसमें सांद्रता इसकी सी है, ये क्या होगा, वियोजित होगा, कुछ देर बाद में साम्य अवस्था स्थापित होगी। अगर मैं आपको बोलूं इसके आयनन की मात्रा अल्फा है तो बोलो बेटा कितना वियोजित होगा, ये सी अल्फा वियोजित होगा। क्लियर है बात, है ना। अगर ये सी अल्फा वियोजित हो रहा है तो ये कितना बनेगा बेटा, ये भी सी अल्फा बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा। क्लियर है बात। अब अगर विलयन की पीएच या पीओएच बतानी है अपने को तो क्या निकालना है भाई, सी अल्फा का मान निकालना है। कैसे निकालें, अगेन वही कहानी रिपीट हो रही है बेटा। एक अभिक्रिया है जिसमें प्रारंभ में कुछ अभिकारक लिए गए, साम्य अवस्था स्थापित हुई, उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक आपको पता है, साम्य पर सांद्रताएं आपको बतानी है। ठीक है भाई, तो केबी का मान, केबी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बी प्लस आयन की सांद्रता ओएच माइनस आयन की सांद्रता बटे बी ओएच की सांद्रता। इन सब की पावर में 1 है क्योंकि सबका गुणांक क्या है, 1 है। अगेन ये कितना आएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा बटे सी माइनस सी अल्फा, यानी कि वही चीज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगेन ये एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है तो इसका जो केबी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यदि केबी का वैल्यू बहुत ही कम है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, इसका मतलब ये हो गया कि इसका अल्फा जो होगा, इसके आयनन की मात्रा जो होगी वो बहुत ही कम होगी, एक की तुलना में बहुत ही छोटी संख्या होगी। तो 1 माइनस अल्फा को अपन लगभग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगेन ये अप्रोक्सीमेशन अपन ने यहां पे यूज किया। अल्फा का मान कितना, 1 रखेंगे तो बेटा केबी बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, केबी बराबर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना। अगर केबी बराबर सी अल्फा हो गया, सी अल्फा स्क्वायर हो गया तो बोलो बेटा अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा का मान आएगा सर केबी बटे सी। ठीक, तो ये आयनन की मात्रा हो गई किसके लिए, दुर्बल क्षार के लिए। यानी किसी भी दुर्बल एक अम्लीय क्षार के लिए अगर आपको अल्फा पूछा जाए, उसके आयनन की मात्रा पूछी जाए तो अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ केबी बटा सी, जहां पे केबी क्या है, केबी उसका आयनन स्थिरांक है और सी क्या है, उसकी सांद्रता है। ठीक है भाई, अगर केबी अल्फा पता हो गया तो बेटा ओएच माइनस आयन की सांद्रता अपन आसानी से बता सकते हैं, कितनी है, सी इंटू अल्फा। अल्फा का मान अगेन ये उठा के रखेंगे, क्या बचेगा बेटा, मैं डायरेक्टली लिख दूं केबी इंटू सी, इसका पूरे का अंडर रूट। ठीक, इसका पूरे का अंडर रूट बचेगा। ठीक है भाई, है ना। और OH माइनस आयन की सांद्रता आ गई तो आप POH बड़ी आसानी से बता सकते हैं। POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन की सांद्रता। OH माइनस आयन की सांद्रता पता है आपको, तो माइनस लॉग ऑफ KB इंटू सी की पावर 1/2, ये हो गया POH का मान। इसको सिंप्लीफाई करो, लॉग की गुणधर्म यूज करके पावर आगे आएगी 1/2, है ना। KB इंटू सी को अलग अलग करोगे, सिमिलर वे में कहानी चल रही है जैसा अपन ने दुर्बल अम्ल के लिए की थी। ठीक है ना, सेम चीजें फॉलो हो रही है। लॉग के गुणधर्म यहां पे लगाने के बी इंटू सी, दो संख्याएं अलग अलग करेंगे, एक माइनस साइन है इसलिए दोनों जगह माइनस आ रहा है, पावर आगे आ गई। माइनस लॉग ऑफ केबी को बोलो बेटा क्या बोल सकता हूं मैं, पीकेबी बोल सकता हूं। तो पीओएच बराबर हो गया 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी, पीकेबी माइनस लॉग सी। तो ये पीओएच निकालने का फॉर्मूला हो गया बेटा किसके लिए, दुर्बल क्षार के लिए। अगर पीएच बतानी है तो यहां पे एक छोटा सा रिलेशन बेटा ध्यान रखना पड़ेगा बी के लिए आपको, कि पीएच प्लस पीओएच का मान जो होता है वो क्या होता है, पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है, और ये होता है 14 का, ये इसका मान होता है 14। ठीक है ना, कहां पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है ना, इसको अभी थोड़ी देर में अपन प्रूव कर देंगे। ठीक, तो अगर पीओएच पता है और पीएच निकालनी है तो फिर पीएच कैसे निकालेंगे बेटा, पीएच विल बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। ठीक है ना, इस पीओएच का मान उठा के यहां पे रखो, आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, पीएच आ जाएगी। क्लियर है सभी को बात, है ना। तो इस प्रकार अपन किसी भी दुर्बल क्षार के विलयन की पीएच निकाल सकते हैं। एक चीज कॉमन ऑब्जर्व करना बेटा, अपना आपने जो वीक एसिड के लिए इससे पहला वाला एप्लीकेशन लिखा था दुर्बल अम्ल के लिए, है ना, वहां पे क्या था, अम्ल था, यहां पे क्या है, क्षार है। वहां पे क्या था, Ka था, यहां पे क्या है, Kb है। पहला डिफरेंस, वहां पे Ka था, यहां पे Kb है। ठीक है ना, सांद्रता सी जो भी सांद्रता होगी इनकी, है ना। उसके बाद देखो अल्फा वहां पे कितना आ रहा था, Ka बटा सी का अंडर रूट, यहां पे Kb बटा सी का अंडर रूट। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, Ka और Kb आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यहां वहां पे H प्लस बराबर सी अल्फा था, और जो कि अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी का अंडर रूट था। यहां पे OH माइनस क्या है, सी अल्फा, और दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी।
क्लियर है बात? ये पीएच का फॉर्मूला वहां पे क्या था? पीएच बराबर 1/2 पीकेबी की जगह पीकेए माइनस log C, यहां पे पीओएच आ गया। ठीक है ना? तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो बड़ी आसानी से अपन कंपेयर कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, इसको मैं हटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है ना? उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लो यहां पे भी कि अगर यहां पे क्षारीय सामर्थ्यता या क्षारकता की तुलना करनी हो, जैसे अम्लीय सामर्थ्यता की अपन ने तुलना करी थी, वैसे ही यहां पे भी क्षारकता, इसको नोट डाल के लिख लेना बेटा, क्षारकता, या फिर इसी को आप कई बार क्षारीय सामर्थ्यता भी बोल सकते हो, क्षारीय सामर्थ्यता, है ना? यानी कि कौन क्षार प्रबल है, कौन क्षार दुर्बल है ना? कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये किसके समानुपाती होगा? केबी के समानुपाती होगा। जिसका लिए केबी का मान ज्यादा होगा उसके लिए क्षारकता या क्षारीय सामर्थ्यता ज्यादा होगी, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा ये बेटा? ये पीकेबी के। क्लियर है बात, है ना? केबी बढ़ेगा तो पीकेबी क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना? तो आप ये क्षारीय सामर्थ्यता की तुलना करने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? किसमें तुलना कर रहे हैं बेटा अपन? जो वीक बेस है, जो दुर्बल क्षार है। तो जो अगर मान लो 3-4 दुर्बल क्षार आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से प्रबलतम कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? जिसके लिए के का मान सबसे ज्यादा हो या जिसके लिए पीकेबी का मान सबसे कम हो, वो प्रबलतम क्षार हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अम्ल और क्षार की सारी कैलकुलेशन हो गई कि अम्ल और क्षार कौन से दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार की पीएच निकालने का या पीओएच निकालने का ये कंप्लीट अपना तरीका हो गया। अगर यानी कि ये सारे फॉर्मूले अगर अपने को ध्यान में रखने हो तो इन दोनों को बेटा तुलना करके पढ़ो आप। ठीक है ना? अगर तुलना करके पढ़ोगे, ठीक है ना, तो दोनों चीजों को याद रखने में बड़ी आसानी होगी। कैसे? इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, एक अम्लीय दुर्बल क्षार और एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल, इन दोनों की तुलना अपन कर रहे हैं। ठीक है ना? इन दोनों की तुलना करके अपने पास क्या रिजल्ट आएंगे उसको ध्यान से देखना बेटा। इस साइड में मैं लिख रहा हूं दुर्बल अम्ल, किस टाइप का बेटा? HA टाइप का। HA टाइप से मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है? एक क्षारकीय अम्ल है ना? दूसरे साइड में लिख रहा हूं दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार किस टाइप का? BOH टाइप का। BOH टाइप से अगेन मतलब क्या है कि ये क्या है? एक अम्लीय क्षार है, यानी कि ऐसे अम्ल और क्षार हैं जो या तो एक H+ या एक OH- प्रति अणु अपने को देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इसके लिए आयनन स्थिरांक क्या है बेटा? आयनन स्थिरांक इसके लिए अपन ने निर्धारित किया था Ka, A फॉर एसिड, क्योंकि ये अम्ल है। इसके लिए आयनन स्थिरांक बेटा, आयनन स्थिरांक इसके लिए क्या निर्धारित करा अपन ने? Kb। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक क्षार है। तो B फॉर बेस, A फॉर एसिड। ठीक है बेटा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा अल्फा। बोलो बेटा, अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है? अल्फा बराबर √of Ka/C, यही फॉर्मूला है यहां पे आयनन की मात्रा की अगर बात करूं मैं, आयनन की मात्रा अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है बेटा? यहां पे √of Kb/C, जहां पे C क्या है? यहां पे C इसकी सांद्रता है, यहां पे C इसकी सांद्रता है। ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई। तीसरी पॉइंट, ये अम्ल है, ये अम्ल है तो इसमें H+ आयन मिलेगा अपने को डायरेक्टली, और H+ आयन कितना मिलेगा? C इंटू अल्फा, या फिर मैं बोलूं कि इसका मान यहां पे रखने पे √of Ka इंटू C। क्लियर है बात? यहां पे ये क्षार है तो यहां पे बेटा क्या मिलेगा अपने को? OH-, तो OH- आयन की सांद्रता C इंटू अल्फा, या फिर अल्फा का मान रखने पर कितना मिलता है? Kb इंटू √of C। क्लियर है बात? तीसरी चीज, यहां पे H+ मिल रहा है तो यहां पे क्या निकालेंगे बेटा? डायरेक्टली pH। pH कितनी होगी? 1/2 pKa माइनस log C। क्लियर है बात? यहां पे बेटा क्या मिल रहा है? OH-, तो यहां पे पहले क्या निकलेगी? POH निकलेगी। कितनी? 1/2 pK की जगह pKb माइनस log of C।
क्लियर है बात बेटा? तो ये सारी चीजें अपने को आसानी से, अब आप इसमें से तुलना कर लो कि जहां पे इन फॉर्मूले में जहां पे के ए आ रहा है वही फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं, अंतर क्या है, सिर्फ के ए की जगह के बी आ रहा है। तो इस प्रकार तुलनात्मक रूप से इन दोनों को याद रखने में बड़ी आसानी रहेगी अपने को, ठीक है ना? ठीक, तो क्या क्या पूछा जा सकता है, आयनन की मात्रा, OH माइनस आयन की सांद्रता, POH या पीएच या फिर H प्लस या OH माइनस आयन की सांद्रता, ये सारी चीजें अपने से पूछी जा सकती है। क्लियर है बात सभी को? तो बेटा इसी पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल के विलयन में इसका प्रतिशत वियोजन अपने को बताना है और विलयन की पीएच अपने को बतानी है। और क्या दिया गया है, इसका आयनन स्थिरांक Ka दिया गया है, किसका, एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज, तो क्या एसिटिक अम्ल एक क्षारकीय अम्ल है? जी बिल्कुल है। एसिटिक अम्ल जो है इसका वियोजन कुछ इसी प्रकार का होता है बेटा, CH3COO माइनस एंड H प्लस। तो ये एक H प्लस प्रति अणु ही उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना? इसका वियोजन स्थिरांक अपने को Ka दिया गया है, तो अपन बोल सकते हैं कि एक क्षारकीय अम्ल है, तो इस पे ओस्वाल्ड तनुता का नियम आप लगा सकते हैं और उसी के अनुसार आप पीएच वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को पूछा गया है प्रतिशत वियोजन। बोलो बेटा दुर्बल अम्ल के लिए अल्फा का मान कितना होता है? आंसर इज √Ka/C, ठीक है ना? Ka कितना दिया गया बेटा? K दिया गया 10⁻⁵ बटे C कितना दिया गया बेटा? C क्या होती है? सांद्रता। सांद्रता कितनी दी गई है? 0.1, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻1 लिख सकता हूं, ठीक। ये कितना बचेगा? -1 -5 ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर? अल्फा बराबर हो गया 10⁻⁻4 का √, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻2। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है? अल्फा है। अपने से क्या पूछा गया? प्रतिशत वियोजन। जब भी प्रतिशत वियोजन बताना हो तो क्या अपन परसेंटेज अल्फा कैसे बताते हैं बेटा? अल्फा को 100 से गुणा कर दो, तो इसको 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 1% वियोजन हो रहा है किसका? एसिटिक अम्ल का। दूसरा अपने को पूछा गया विलयन की पीएच। तो विलयन की पीएच का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पीएच बराबर 1/2 pKa माइनस log ऑफ C, ठीक है ना? pKa का मान कैसे निकालें? pKa का मान कैसे निकालते हैं बेटा? pKa क्या होता है? pKa बराबर होता है -log ऑफ Ka, ठीक। तो pKa का मान, Ka का मान अपने को पता है कितना है? 10⁻⁵। तो क्या pKa का मान बता सकते हैं? पावर आगे आएगी -5 और 1 माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो गया? 5 इंटू log 10। log 10 कितना हो गया बेटा? 1, है ना? log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? pKa का मान कितना आ गया? 5 आ गया। C का मान पता है अपने को? 0.1 मोलर, ठीक है ना? तो log ऑफ C यानी कि log किसका? 0.1 मोलर का, ठीक। कैसे निकाले बेटा? 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻1 लिख सकता हूं। पावर आगे आएगी -1 गुणा log 10। log 10 का मान कितना होता है बेटा? 1 अगेन। तो log C का मान कितना आया? log 0.1 का मान कितना है? -1। बस वो मान उठा के यहां पे रख दो। तो pH बराबर क्या हो जाएगा? हाफ pK का मान 5 माइनस इसका मान कितना आ रहा है? log C का मान -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस। 5 और 1 6/2 कितना हो गया? pH का मान 3 हो गया। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो सिर्फ अपने को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये एक अम्ल है, ये एक क्षार है, जो कि अपने को पता लग जाएगा। Ka दिया हुआ है इसका मतलब अम्ल है और Kb दिया हुआ है इसका मतलब क्षार है, ठीक है ना? बाकी अपने पास सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए एज इट इज फॉर्मूले। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उससे पहले मैं उस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं इसके, ठीक है ना? ये जो कैलकुलेशन करी अपन ने इनको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा तब तक। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को? 0.1 मोलर अमोनिया विलयन में, कौन है? अमोनिया है। अमोनिया मतलब NH3। अमोनिया विलयन में इसके आयनन की मात्रा अल्फा बतानी है और विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता अपने को बतानी है, ठीक है। और इसके लिए Kb अपने को दिया गया बेटा, ठीक है। अमोनिया NH3 और अपन पहले सीख चुके कि NH3 को अगर जलीय विलयन में उपस्थित है तो इसको आप NH4OH बड़ी आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक H2O जोड़ो, देखो यही आएगा, है ना? तो ये किस प्रकार वियोजित होगा बेटा? NH4+ और OH- में। तो क्या ये एक अम्लीय क्षार है? जी हां, बिल्कुल एक अम्लीय क्षार है। प्रति अणु अपने को एक ही OH- मिल रहा है।
तो क्या इसके लिए ओस्टवाल्ड वाले फॉर्मूले अपन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या पूछा गया पहला? आयनन की मात्रा। तो अल्फा कैसे निकालते बेटा? ये क्षार है तो यहां पे कौन आ जाएगा? केबी बटे सी का अंडर रूट। केबी का मान बोलो कितना दिया हुआ है? 4 गुणा 10 की पावर -5 बटे सी का मान 0.1। 0.1 को मैं अगेन क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर -1 लिख सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 10 की पावर -4 का अंडर रूट, जो कि कितना आएगा? 2। 4 का अंडर रूट कितना? 2, और 10 की पावर -4 का अंडर रूट। ये हो गया अपना अल्फा। यहां पे अल्फा ही पूछा गया है तो प्रतिशत नहीं निकालना है। अगर प्रतिशत निकालना भी होता तो इसको 100 से गुणा कर देते, कितना आ जाता? 2% आ जाता। ठीक है बेटा। दूसरी चीज अपने को क्या निकालना है? ये पहला पार्ट था, ठीक। दूसरा पार्ट क्या निकालना है अपने को? विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता बताओ बेटा कितनी होती है? या तो C इंटू अल्फा, अल्फा अपन निकाल चुके हैं, C अपने को पता है, डायरेक्टली C इंटू अल्फा या अंडर रूट ऑफ KB इंटू C, है ना? दोनों से आंसर सेम ही आएगा बेटा, ठीक। तो KB का मान कितना गिवन है अपने को? गुणा 10 की पावर -5, C का मान 0.1 यानी कि 10 की पावर -1, इसका पूरे का अंडर रूट। बेटा बेस सेम है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -5, तो दोनों -1 और -5 जुड़ जाएंगे। -1 और -5 जुड़ के कितने होता है? -6, है ना? तो ये कितना हो गया? 4 गुणा 10 की पावर -6 का अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट 2, 10 की पावर -6 का अंडर रूट -3। तो ये हो गया इतना मोलर क्या हो गया? इसकी OH माइनस आयन की सांद्रता हो गई विलयन में। तो इस टाइप से अपन दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के लिए आसानी से डायरेक्टली फॉर्मूले यूज करके उनकी pH, POH, H+ OH माइनस या उनके आयनन की मात्राएं आसानी से अपन बता सकते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में से लास्ट और पांचवा कारक है अपने पास, आयन मिलाने पर आयनन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, अल्फा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब आयन मिक्सिंग ऑफ आयन्स मतलब एक कोई दुर्बल अपघट्य का विलयन है, इसमें अपन कोई दूसरा आयन मिला रहे हैं या कोई प्रबल अपघट्य मिला रहे हैं, तो उस चीज का क्या फर्क पड़ेगा? किस पर? दुर्बल अपघट्य के अल्फा पर, ठीक है ना। तो यहां पे दो चीजें अपने को स्पेशली पढ़नी है, एक समायन प्रभाव, एक विषम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट एंड ओड आयन इफेक्ट, ठीक है ना। दोनों को समझते हैं पहले, उसके बाद इनके स्टेटमेंट लिख लेंगे अपन, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक विलयन है ना, ये एक दुर्बल अपघट्य का विलयन है। मान लो दुर्बल अपघट्य कौन ले लिया अपन ने? एसिटिक अम्ल ले लिया, ठीक। एसिटिक अम्ल एक्वस रूप में उपस्थित है। तो अपने को सभी को पता है कि एसिटिक अम्ल अगर उपस्थित है यहां पे तो साम्यावस्था स्थापित रहेगी। कौन सी? एसिटिक अम्ल एक्वस और एसिटेट आयन और H+ आयन के मध्य। क्लियर है बात, है ना। एसिटिक अम्ल का विलयन है तो ये साम्य अवस्था यहां पे उपस्थित रहेगी। CH3COOH एसिटेट आयन और H+ आयन के मध्य साम्य अवस्था रहेगी। यहां तक कहानी क्लियर है, अपने को पता है, इसको घोलेंगे तो ठीक है भाई। अब यहां पे ये दुर्बल अपघट्य का विलयन है, इसमें अपन कोई दूसरा आयन या दूसरा कंपाउंड अपन इसमें मिलाना चाह रहे हैं और उसका प्रभाव देखना चाह रहे हैं। तो दो चीजें हैं, देखो मान लो मैंने यहां पे मिलाया HCl, ठीक है। एसिटिक अम्ल का विलयन था, इसमें मैंने क्या मिलाया? HCl मिलाया। तो जैसे ही HCl मिलाया, HCl बोला बेटा कैसा अपघट्य है? प्रबल की दुर्बल? ये एक प्रबल अम्ल है, तो कैसा अपघट्य है? ये प्रबल अपघट्य है। तो HCl जितना भी अपन मिलाएंगे वो क्या होगा बेटा? पूर्ण रूप से H+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। यस और नो? ठीक है भाई, टूट जाएगा। अब होगा क्या कि HCl मिलाने की वजह से हुआ क्या कि पहले ये साम्य अवस्था स्थापित थी, है ना। HCl जैसे ही मिलाया अपन ने, विलयन में क्या उपस्थित हुए? H+ आयन उपस्थित हुए। H+ आयन उपस्थित हुए तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या हुई? बढ़ी। बोलो हाँ या ना। विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या हुई बेटा? विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ गई सर। अगर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ गई तो इस साम्य पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा सकते हैं आप। अपन पढ़ चुके लासातले के नियम में कि अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाए? वापस कम हो जाए, है ना। अगर आप उत्पाद की सांद्रता बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ उत्पाद की सांद्रता वापस क्या हो जाए? कम हो जाए। उत्पाद की सांद्रता आप कम कैसे कर सकते हो? उत्पाद को पकड़ के किसमें परिवर्तित कर दो? अभिकारक में परिवर्तित कर दो। यानी कि इस अभिक्रिया को किस दिशा में लेके आओ बेटा? पश्चिम दिशा में लेके आओ। यस और नो? इस अभिक्रिया को पश्चिम दिशा में लेके आओ। दोबारा समझो पूरी कहानी क्या हुई। पहले ये साम्य अवस्था स्थापित थी, ठीक है भाई। अपन ने क्या मिलाया? HCl मिलाया, उसकी वजह से विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या हो गई? बढ़ गई। H+ आयनों की सांद्रता विलयन में बढ़ते ही ये साम्य क्या हो गया? प्रभावित हो गया, डिस्टर्ब हो गया।
ठीक है ना। और डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट हुआ, उत्पाद की सांद्रता बढ़ी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ी तो अभिक्रिया किधर रहेगी, पश्च दिशा में। और पश्च दिशा में आने का मतलब, अब बोलो अल्फा कम हुआ या ज्यादा हुआ, पश्च दिशा में अगर अभिक्रिया स्थापित होती है इसका मतलब अल्फा क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो इसके वियोजन की मात्रा, एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा HCl की उपस्थिति में क्या हो गई बेटा, कम हो गई, ठीक है ना। कम क्यों हुई, क्योंकि यहां पे ये दोनों, ये दुर्बल अपघट्य और ये प्रबल अपघट्य दोनों वियोजित होके एक सम आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉमन आयन इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है बेटा, दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि अब इसको मैं समराइज करूं, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में एक दुर्बल तथा प्रबल अपघट्य वियोजित होकर कम से कम एक सम आयन देते हैं या वियोजित होकर उत्पन्न करते हैं, तो क्या होगा बेटा, दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा, दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, समायन प्रभाव बोल रहे हैं। यानी कि जब भी एक दुर्बल और एक प्रबल अपघट्य वियोजित होकर कम से कम एक समायन होना ही चाहिए, है ना। एक से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, तो भी लगेगा ये समायन प्रभाव, ठीक है ना। तो कम से कम एक समायन अगर उत्पन्न कर रहे हैं, एक समायन देते हैं अगर दोनों वियोजित होकर, तो किसके वियोजन की मात्रा कम होगी बेटा, दुर्बल अपघट्य की वियोजन की मात्रा कम होगी। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर इज नो। ये क्या है, ये एक प्रबल अपघट्य है भाई, स्ट्रॉन्ग है ये अपने आप में, ये किसी की नहीं सुनता है, ये हमेशा ही क्या होगा, पूर्ण रूप से आयनित रहेगा, पूर्ण रूप से आयनित रहेगा। तो इस पे कोई समायन की बात ही नहीं करनी है। यानी कि आप यहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि समायन प्रभाव जो है, समायन प्रभाव प्रबल पर लागू नहीं होता। समायन प्रभाव प्रबल अपघट्य पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, ठीक है ना। समायन प्रभाव प्रबल अपघट्य पर लागू नहीं होता है। आप ऐसा मत कर देना कभी भी प्रबल अपघट्य पर अपन समायन प्रभाव लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, तो समायन प्रभाव सभी को क्लियर है। दूसरा है विषम आयन प्रभाव। विषम आयन प्रभाव अपन किसको बोल रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। अगेन मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं। पहले अपना एसिटिक अम्ल का विलयन है, ठीक है, अकेला एसिटिक अम्ल है, बढ़िया साम्य अवस्था में है, एकदम आराम से, ठीक है ना। किस किस आयनों के बीच में, एसिटेट आयन और H+ आयनों के बीच में, ठीक है ना। बढ़िया चिल कर रहा है, अकेला साम्य अवस्था स्थापित कर रखी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया, एक दूसरा कंपाउंड मिलाया मैंने कि यहां पे एक NaOH मिला दिया मान लो, ठीक है ना। यहां पे क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया, ठीक है भाई। तो NaOH मिला दिया तो क्या होगा बेटा, ये जो NaOH है ये क्या है, एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है तो ये पूर्ण रूप से वियोजित होगा किसमें, Na+ और OH- में। Na+ और OH- के रूप में ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पे कहानी क्या है, यहां पे कहानी ये है कि अपने को पता है H+ मिलता है अम्ल से और OH- मिल रहा है क्षार से, और अम्ल और क्षार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है बेटा, ठीक है ना। अम्ल और क्षार जब भी आएंगे एक साथ वो अभिक्रिया करके रहेंगे, ठीक है ना, उनको आप कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो अब यहां पे होगा क्या बेटा, H+ और OH- आपस में क्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की होगी, H+ OH- क्रिया करके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, ठीक है ना, H2O बना देंगे। तो अब इन दोनों की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। NaOH क्या था, प्रबल था, इसमें कम हो सांद्रता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फर्क किसको पड़ता है, जैसे ही ये साम्यावस्था है,
H प्लस आयन की सांद्रता जैसे ही घटेगी तो बेटा बोलो क्या होगा। यहां पे आपने इस साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने किसकी सांद्रता घटाई, उत्पाद की सांद्रता घटाई, तो उत्पाद की सांद्रता घटी तो अभिक्रिया किस तरफ विस्थापित होती है, जिधर उत्पाद की सांद्रता वापस क्या हो जाए, बढ़ जाए। उत्पाद की सांद्रता बढ़ाओगे कैसे, जब अभिक्रिया को कौन सी दिशा में लेके जाऊं मैं, बोलो अग्र दिशा में। तो ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित हो जाएगी, अग्र दिशा में। क्यों विस्थापित हो रही है, क्योंकि सारा बखेड़ा किसने खड़ा करा, इस NaOH ने, ठीक है ना। इस NaOH ने एक ऐसा आयन उत्पन्न किया जिस आयन ने क्या कर दिया, इस साम्यावस्था पर उपस्थित एक आयन को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और उसकी वजह से उस आयन की सांद्रता कम हुई, कम होने की वजह से साम्यावस्था अग्र दिशा में गई। बोलो बेटा साम्यावस्था जब भी अग्र दिशा में जाती है अल्फा बढ़ता है कि कम होता है, आंसर इज अल्फा बढ़ता है, ठीक है ना। तो अगर इसका अल्फा बढ़ा, ठीक है ना, इस प्रभाव को अपन क्या बोल रहे हैं, विषम आयन प्रभाव बोल रहे हैं। यानी कि कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी एक दुर्बल अपघट्य के साथ में एक प्रबल अपघट्य उपस्थित है यहां पे भी, लेकिन इन ये दोनों एक ऐसा आयन उत्पन्न करें जो आपस में क्या कर जाए बेटा, क्रिया कर जाए, ठीक है ना। दोनों कम से कम एक ऐसा आयन उपस्थित करें, प्रोड्यूस करें, उत्पन्न करें जो आपस में क्या कर जाए, क्रिया कर जाए। और उसकी वजह से जो दुर्बल अपघट्य है वो क्या होगा, उसके वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो इसका स्टेटमेंट आप किस प्रकार लिख सकते हैं, जब एक प्रबल तथा दुर्बल अपघट्य वियोजित होकर ऐसे आयन उत्पन्न करें जो आपस में क्रिया कर जाए, जो आपस में क्या हो जाए बेटा, आपस में क्रिया कर जाए, क्रिया या अभिक्रिया कर जाए। तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा आपको, तो दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, तो दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर है बात सभी को, है ना। कुल मिला के कहानी ये हो गई भाई, विषम आयन प्रभाव है अल्फा बढ़ाओ, कॉमन आयन प्रभाव है अल्फा कम करो। किसकी, दुर्बल अपघट्य की। प्रबल के लिए कोई घटाना बढ़ाना नहीं होता है, वो ऑलरेडी प्रबल है, वो हमेशा 100% आयनाइज हो रखा है, उसके अल्फा से कोई लेना देना अपने को नहीं है। तो चाहे कॉमन आयन हो चाहे ओड आयन हो, दोनों लगेंगे किस पे, दुर्बल अपघट्य को, है ना। बात वही है कि दबाया किसको जाएगा, छेड़छाड़ किसके साथ करी जाएगी, गरीब आदमी के साथ। गरीब कौन है, दुर्बल कौन है, यहां पे जो अपना दुर्बल अपघट्य है वो क्या है, वो गरीब आदमी है, तो उसी के अल्फा को यहां पे प्रभावित करा जाएगा। अगर कॉमन आयन लग रहा है, यानी कि प्रबल और दुर्बल वियोजित होके एक जैसा आयन दिख जाए आपको, तो कॉमन आयन है, इसकी वजह से अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पश्च दिशा में आ जाएगी अभिक्रिया। और अगर ऐसे विपरीत आयन दिख जाए आपको जो आपस में क्रिया करेंगे भाई, ठीक है ना, तो वहां पे क्या लग जाएगा, ओड आयन इफेक्ट, विषम आयन प्रभाव लग जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। कुल मिला के कहानी ये हुई कि विषम आयन प्रभाव की वजह से अल्फा क्या होता है, बढ़ता है, और कॉमन आयन की वजह से अल्फा क्या होता है, कम होता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है ना। और अपने को ये भी पहचान करना आना चाहिए कि कहां पे कॉमन आयन लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा, कहां पे ओड आयन लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन गिवन है कि निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताना है, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए, 4 स्टेटमेंट लिखे हुए, इनमें से अपने को सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, ठीक है भाई। पहला स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, NaCl प्लस HCl युग्म में HCl पर समायन प्रभाव लगता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, समायन प्रभाव की बात हो रही है। समायन प्रभाव कब लगता है बेटा और किस पे लगता है। समायन प्रभाव क्या होता है, जब भी एक दुर्बल अपघट्य तथा प्रबल अपघट्य को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है ना, और वो दोनों वियोजित होकर कम से कम एक समायन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, दुर्बल अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, समायन प्रभाव बोलते हैं। तो समायन प्रभाव में बेटा देखो 2 कंडीशन है। पहली चीज तो एक दुर्बल और एक प्रबल होना चाहिए। समायन प्रभाव हमेशा किस पे लगता है, दुर्बल अपघट्य पर ही लगता है, ठीक है ना। समायन
प्रभाव हमेशा दुर्बल अपघट्य पर ही लगता है, प्रबल अपघट्य पर समायन प्रभाव का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां पे NaCl है, NaCl एक लवण है बेटा, कैसा अपघट्य है? प्रबल अपघट्य है। साथ में कौन है? HCl है, ये भी क्या है? प्रबल अपघट्य है बेटा, प्रबल अम्ल है। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये दोनों वियोजित हुआ, इसने भी क्लोराइड आयन और इसने भी क्लोराइड आयन, तो एक समायन तो बना रहे हैं। ठीक है ना, दोनों वियोजित होकर एक एक समायन तो बना रहे हैं। अपनी यही कंडीशन की कम से कम एक समायन बनना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि साथ में एक अपघट्य क्या होना चाहिए बेटा? दुर्बल होना चाहिए। क्या इनमें से कोई भी दुर्बल है? तो आंसर इज नो, दोनों के दोनों प्रबल हैं, तो दोनों पर समायन प्रभाव नहीं लगेगा, चाहे फिर वो वियोजित होकर समायन बनाए चाहे ना बनाए। क्लियर है बात सभी को? तो समायन प्रभाव की दो कंडीशन, पहले चीज दुर्बल पर लगता है, दूसरी चीज समायन होना चाहिए। ठीक है ना, यहां पे समायन तो है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोई भी दुर्बल नहीं है, दोनों के दोनों क्या है? प्रबल है, इसलिए समायन प्रभाव यहां पे नहीं लगेगा। ठीक है ना, नहीं लगने का कारण क्या है कि यहां पे दोनों प्रबल अपघट्य है, प्रबल अपघट्य है, और प्रबल अपघट्य पर समायन प्रभाव नहीं लगता है बेटा। ठीक है भाई, अगला स्टेटमेंट पढ़ो, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, समायन प्रभाव यहां पे नहीं लगेगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल युग्म में एसिटिक अम्ल पर समायन प्रभाव लगता है। ठीक है भाई, यहां पे देखते हैं, एसिटिक अम्ल अपने को पता है बेटा कैसा अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है भाई, कैसे वियोजित होता है? एसीटेट आयन और H+ आयन में वियोजित होता है, सभी को पता है। ठीक है, दूसरा क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है बेटा? सोडियम एसीटेट एक लवण है। सोडियम एसीटेट लवण है, और लवण को अपन क्या मान रहे हैं? प्रबल अपघट्य की तरह ही मान रहे हैं। ये किस प्रकार वियोजित होगा बेटा? एसीटेट आयन और सोडियम आयन। ठीक, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि भाई एक प्रबल है एक दुर्बल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो बेटा, क्या कोई समायन आपको दिख रहा है? तो समायन मेरे को तो नजर आ रहा है, क्या आपको भी नजर आ रहा है? ये भी वियोजित होकर कौन सा आयन बना रहा है? एसीटेट आयन बना रहा है। ये भी वियोजित होकर कौन सा आयन बना रहा है? एसीटेट आयन बना रहा है। तो दोनों एक समायन भी उत्पन्न कर रहे हैं वियोजित होकर, और दोनों में एक प्रबल है एक दुर्बल है। तो किस समायन प्रभाव किस पर लगता है बेटा? दुर्बल अपघट्य पर लगता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एसिटिक अम्ल पर समायन प्रभाव लगेगा? ठीक है ना, और उस समायन प्रभाव की वजह से एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बात समझ में आई सभी को? तो समायन प्रभाव की दो कंडीशन क्या क्या? पहला, दुर्बल पे लगता है तो एक अपघट्य दुर्बल होना चाहिए, दूसरा वियोजन होकर एटलीस्ट एक समायन बनना चाहिए। यहां पे समायन भी बन रहा है और एक दुर्बल भी है, तो दुर्बल अपघट्य पर समायन प्रभाव लगेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल 100% सही है। बात समझ में आई? ठीक है भाई, आगे के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सी, एक दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा इसके सांद्र विलयन में अधिक होगी। ठीक है भाई, दुर्बल अपघट्य है, उसके वियोजन की मात्रा के बारे में बात हो रही है। दुर्बल अपघट्य की वियोजन की मात्रा अपन किससे समझाते हैं? यहां पे किसके आधार पर बात हो रही है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, तनु विलयन, इनका मतलब क्या होता है बेटा? सांद्र विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता ज्यादा हो, तुलनात्मक रूप से। कि मैं बोलूं एक विलयन की सांद्रता 1 मोलर और दूसरे विलयन की सांद्रता है 2 मोलर, तो कौन सा सांद्र हुआ बेटा? जिसमें सांद्रता ज्यादा है। 2 मोलर वाला सांद्र हुआ, 1 मोलर वाला तनु हुआ। किसकी तुलना में? एक दूसरे की तुलना में। मतलब इसको सांद्र बोल दे या इसको तनु बोले, मतलब एक ही है ना। तनु किसको बोला जाएगा? जिसकी सांद्रता कम होगी, और सांद्र किसको बोला जाएगा? जिसकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और आयनन की मात्रा सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है बेटा? ओसवाल के तनुता के नियम के अनुसार आयनन की मात्रा अल्फा जो है वो समानुपाती होती है किसके? 1/√c के। तो जब सांद्रता अधिक होगी, सांद्र विलयन मतलब सांद्रता अधिक है, जब सांद्रता अधिक होगी तो अल्फा का मान क्या होगा? अधिक होगा या कम होगा? अगर आप सांद्रता को बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे सी को, तो अल्फा क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। यानी कि सांद्र विलयन में अधिक नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो गलती कहां पे हुई? यहां पे हुई। ठीक है ना, दुर्बल अपघट्य की वियोजन की मात्रा बिल्कुल सांद्रता पर निर्भर करती है, हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन सांद्रता बढ़ने के साथ साथ ये अल्फा क्या होता है? कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो यहां पे बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट देखो, HCl के जलीय विलयन को तनु करने पर इसकी वियोजन की मात्रा बढ़ती है। बोला हाँ, तनु करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, ऐसा हमने पढ़ा था। कहां पे? ओसवाल के नियम में पढ़ा था। लेकिन ध्यान से देखने की बड़ी आवश्यकता है। क्या ओसवाल का तनुता का नियम HCl पर लागू है?
आंसर इज नो। सोचो क्यों नहीं लागू है? ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम किस पर लागू होता है? केवल और केवल दुर्बल अपघट्य पर लागू होता है। HCl क्या एक दुर्बल अपघट्य है? नहीं, HCl एक प्रबल अपघट्य है। इसके आयनन की मात्रा पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये हमेशा ही क्या रहेगा? 100% आयनित रहेगा। ठीक है ना? तो अगर ये 100% आयनित है तो इस पे फिर तनुता का कोई प्रभाव ही नहीं है। 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना? मेरी जेब में 100 रुपए है, मैं 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, है ना? गरीब आदमी है। ठीक, तो HCl जो है ना, HCl क्या है? पहले से ही एक प्रबल अपघट्य है। HCl जो है वो एक पहले से प्रबल अपघट्य है। ये पहले से 100% आयनित है, तो इसके फर्दर तनु करने पे या सांद्र करने पे इसकी आयनन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। या आप ये बोलो कि ओस्टवाल्ड तनुता का नियम जो है ना, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ये किसके लिए लागू होता है? केवल दुर्बल अपघट्य पर लागू होता है। केवल दुर्बल अपघट्य पर लागू होता है। क्लियर है बेटा? जब भी आपके पास ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप मॉड्यूल में भी करो तो ऐसा नहीं कि मेरा करेक्ट आंसर यहां पे आ गया तो इनको तो छोड़ो, एक ही तो करेक्ट होता है ना? ऐसा नहीं करना है। सारे स्टेटमेंट प्रॉपरली पढ़ने, हर एक चीज का अपने को क्लियर मीनिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा? अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है ना? तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही अपनी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें अपने को इसी वे में सोचनी चाहिए। मॉड्यूल सॉल्व करते टाइम भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है?